साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर 6। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जो है, मान लीजिए आपने किसी से कुछ रुपए उधार लिए और कुछ समय के लिए, तो उस रुपए को आप उपयोग करोगे तो रुपयों को उपयोग करने के बदले में जिस व्यक्ति ने आपको उधार दिया है उसको कुछ ना कुछ आपको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। तो उस अतिरिक्त राशि को हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये लिए 1 साल के लिए, तो 1000 रुपये आपने जब लिए और उस राशि को आपको 1 साल के बाद लौटाना है, तो जिस व्यक्ति से आपने ये राशि ली है उसके इस धन को आप उपयोग करने वाले हो, तो आप उसको 1 साल बाद 1000 रुपये तो लौटाओगे ही, इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा मनी आप उसमें चुकाओगे। मान लीजिए आप यहाँ पर जो है उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हो इसके साथ में, तो ये जो 20 रुपये है 1 साल बाद कुल मिला के 1020, ये टोटल अमाउंट 1 साल बाद आप उसको पे करोगे। तो ये तो जो राशि आपने जितनी ली थी वही है। ये मतलब हो गया जिस राशि को लिया जाता है किसी से उधार, वो क्या कहलाता है? मूलधन। और उसको उपयोग करने के बदले में जो अतिरिक्त राशि दी जाती है इसको बोलते हैं ब्याज। तो ये मूलधन के अतिरिक्त जो ये राशि है इसको क्या बोलेंगे हम? मूलधन पर जो लगने वाला ब्याज है उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये जो ब्याज है सिर्फ किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। मान लीजिए 2 साल बाद आप उसको जो है कुछ अमाउंट पे करोगे, तो यहाँ पर ये जो ब्याज का अमाउंट है वो कुछ और हो जाएगा और मूलधन उतना ही रहेगा। तो मूलधन पर ये अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साधारण ब्याज। फिर इसके बाद आ जाता है आपका इससे रिलेटेड कुछ अन्य नाम भी हैं जिसको आपको पहले समझ लेना है। कि जैसे मूलधन मैंने बात की, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन मतलब आपने किसी से उधार ली कुछ अमाउंट, कुछ राशि, तो आपने जितनी राशि जिस व्यक्ति से उधार ली है वो राशि क्या कहलाएगी? मूलधन कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है समय। जितने समय के लिए आपने उस राशि को उधार लिया है, मान लीजिए 1 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है, तो वो समय आ जाएगा उसमें। फिर आ जाएगी दर की बात होती है, तो 100 रुपये मूलधन पर लगने वाली जो ब्याज की राशि है वो उसकी दर कहलाती है, प्रति 100 रुपये मूलधन पर। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये लिए उधार, और हम क्या बोल रहे हैं कि 2% की दर से जो है ब्याज लग रहा है, तो प्रति 100 रुपये पर कितना रुपये ब्याज की राशि देनी पड़ेगी? 2 रुपये। ठीक है ना, 100 रुपये पर 2 रुपये, तो 1000 रुपये पर कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। अगर आप 10,000 कर देंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये के हिसाब से बात की जाती है कि प्रति 100 रुपये मूलधन पर ब्याज की जो राशि दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दर को हमेशा प्रतिशत में लिखा जाता है। दर मतलब 2%, 3%, 4%, 10%, क्योंकि ये प्रति 100 रुपये मूलधन के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। फिर इसके बाद समय हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज साधारण ब्याज हो गया, दर हो गई। अब आते हैं मिश्र धन पर। मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है? मूलधन और साधारण ब्याज, इन दोनों चीज़ों को जब आप जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर जो आप लिख रहे थे ये अमाउंट, ये मिश्र धन कहलाएगा। तो मूलधन मतलब जितना आपने किसी व्यक्ति से उधार में पैसा लिया था वो राशि, और उस राशि को उपयोग करने के बदले में अतिरिक्त जितनी राशि आप लौटाओगे, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। फिर आ जाते हैं हम इसके कुछ जो फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले पर आते हैं कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल का एस ले लिया, इंटरेस्ट का आई, तो इसको सिंपल SI बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है या साधारण ब्याज जो रहता है, साधारण ब्याज
उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, बटे 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि दर जो है हमेशा 100 रुपये मूलधन के रिस्पेक्ट में ली जाती है, इसलिए ये। और या फिर आप परसेंटेज में उसको शो करते हो तो जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हो तो बटे में 100 आता है। तो मूलधन, दर और समय का आप गुणा कर दोगे तो इससे क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। तो जैसे अगर हम बात करें 1000 रुपये जो है लिए हैं किसी व्यक्ति ने और 2% की दर से 1 साल के लिए, उसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है, आप इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, तो इसको P से डिनोट करते हैं। दर को बोलते हैं रेट, तो इसे R से डिनोट करते हैं। T टाइम है तो उसको T से डिनोट करेंगे। कैपिटल T, स्मॉल t, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है सिंपल कैलकुलेशन करना है कि अगर मूलधन जो है वो 1000 रुपये है, दर जो है वो 2% है, समय जो है वो 1 वर्ष है, तो इस पर लगने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस पर लगने वाला साधारण ब्याज होगा 1000 गुणा 2 गुणा 1 बटे 100, ये हो गया 20। वही जो हमने मिश्र धन आया है वही आएगा आंसर। अब अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को, ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो 1000 प्लस 20 तो 1020, ये 1 साल के लिए इतना अमाउंट होगा। अगर हम यहाँ पर 2 साल कर दें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा तो 1040 हो जाएगा। हम जिस हिसाब से समय का मान बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में समय के साथ गुणा होकर जो है वो हमारा क्या निकल रहा है, साधारण ब्याज निकल रहा है। तो इतनी बात हो जो है वो क्लियर हो गई। इसके बाद अगर ये जो फॉर्मूला लिखा है आपके उसमें, यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम बात करें, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू P प्लस SI, इसीलिए वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। एक चीज़ और जो यहाँ पर दी हुई है वो ये कि जैसे लिखा हुआ है A बराबर करके ही आपके इधर जैसे लिखा है ये A इज इक्वल टू P प्लस SI, सही है ये कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब अगर हम इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और उसमें से P यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस RT अपॉन, और स्मॉल r अगर यूज़ करें, जनरली स्मॉल r यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी पीछे करेक्शन कर लीजिएगा आप, तो स्मॉल r अपॉन 100। तो ये इसको और अच्छे से लिख देती हूँ मैं, P1 प्लस RT अपॉन 100 इज इक्वल टू A। तो यही के फॉर्मूले को अगर हम SI की वैल्यू पुट कर दें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसमें हमने कुछ अलग से नहीं लिखा है, बस SI की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये अमाउंट अगर निकालना है और आपको R और T पता है तो आप, और P पता है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। दूसरा है यहाँ पर इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, तो ये इस तरीके से निकाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और की है, P बराबर जो आपके में थर्ड बुक में दिया हुआ है, थर्ड फार्मूला करके, तो P बराबर लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं, यही वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन को आप तिर्यक गुणा कर दो तो P बराबर कितना हो जाएगा A, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा A ये चीज़ पूरी की पूरी चीज़ पहले कहाँ आएगी, अपॉन में आएगी, 1 प्लस RT अपॉन 100। एलसीएम लेंगे, 100 इधर अपॉन में 100 और 100 का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 100 प्लस RT अपॉन 100 और P इज इक्वल टू ये जो है ऊपर चला जाएगा तो 100A अपॉन 100 प्लस R इंटू T। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा।
आप यहाँ पर a बराबर निकालना चाह रहे हैं तो a बराबर भी आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को a बराबर निकालने के लिए? यहाँ पर ये चीज़ जो है इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस a बराबर निकालने के लिए फोर्थ जो फॉर्मूला है, मतलब कुछ नहीं, सिंपल जो है a बराबर p बराबर इस तरीके से निकाल कर आपको बताया है कि आप उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 100 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। p का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, p के फॉर्म में नहीं लिया है, एक्चुअल में SI के फॉर्म में लिया है। हाँ ठीक है, करके देखते हैं। ये इसके अपॉन में जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर जाएगा तो RT अपॉन 100, मतलब यही वाली चीज़ आ गई। फिर इसके बाद p नहीं लिया है तो p बराबर क्या हो जाएगा, SI माइनस a हो जाएगा, और p का 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो p हो गया, और यहाँ हो जाएगा PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट P प्लस SI। फिर इसके बाद A बराबर SI बराबर ART, तो A P को उधर भेज दिया तो SI बराबर A माइनस P। A का मान है P, हाँ सॉरी, ये डायरेक्टली भी निकल जाता है, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल। A बराबर P प्लस SI, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P। A की वैल्यू क्या है, P 1 प्लस RT अपॉन 100 माइनस P, ठीक है। LCM ले लेंगे तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 प्लस RT अपॉन 100 माइनस P। P का अंदर मल्टीप्लाई 100P प्लस PRT, और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई माइनस 100P अपॉन 100। एलसीएम ले लिया हमने, 100P से 100P क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। ये वाला जो चीज़ है A को वैसे ही रहने दो, P बराबर क्या कर देंगे, A अपॉन 100 माइनस ART, निकल जाएगा वो चीज़ भी जो है 100 RT A बराबर P अपॉन 100 RT इसमें गया। जो फोर्थ फॉर्मूला है उसको मैं जो है आपको देख के अभी डिराइव करके बता दूंगी, अभी एट ए टाइम मुझको थोड़ा सा उसको डिराइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगला है इसमें, और वैसे इतना ज़्यादा फॉर्मूले याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, और इतना मतलब सिंपल कन्वर्जन है तो एक से दूसरे में वो इजीली हो ही जाता है। अब आ जाती है इसमें किस्त की बात कि किस्त क्या होती है। तो आप जो राशि किसी साहूकार से या किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिया, 5,000 रुपये उधार लिए, और आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको कितने साल में लौटानी है, 5 साल में लौटानी है। तो 5 साल में लौटानी है, और आप मान लीजिए हर एक साल में उसको कुछ अमाउंट देते जाते हो, हर एक साल में आप उसको कुछ अमाउंट देते जाते हैं, और ब्याज के साथ कुछ ना कुछ ब्याज भी लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि जितना अमाउंट लिया सिर्फ उतना ही लौटाना है। तो हर एक साल आप जो भी एक अंतराल डिसाइड कर सकते हैं कि कितने समय में आपको वो अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो टोटल था 5,000, आप मान लीजिए हर 6 महीने बाद जो है कुछ अमाउंट देते हैं। तो ये जो हर 6 महीने में आप कुछ अमाउंट दे रहे हैं, कुछ राशि दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं। तो इस किस्त को जैसे मान लीजिए
जितने भी टाइम पीरियड के लिए बात की जा रही है, मान लीजिए हर एक साल के लिए बात की जा रही है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 100 इंटू पी अपॉन 100 इंटू एन। ये फॉर्मूला, ये चीज़ें ज़्यादा डीपली पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन बस थोड़ा सा रीड करके रखना इस चीज़ को। पी यहाँ पर क्या है, मूलधन है। एन क्या है, समय। एन क्या है, समय। अब एक साल के लिए बात की जाएगी तो एन की जगह एक रख देना, 2 साल के लिए बात की जाएगी तो 2 रख देना। आर यहाँ पर दर है, जिस दर से उस राशि पर ब्याज लग रहा है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कितना है, हर एक साल में आप कितना अमाउंट जो है उस राशि के लिए दे रहे हो, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद आगे आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द, एक है चक्र और दूसरा है वृद्धि। तो चक्र से मतलब है चक्कर, मतलब किसी चीज़ का जो है एक साइकिल रिपीट करना, एक निश्चित समय मतलब उस किसी चीज़ का रिपीट होना एक निश्चित समय अंतराल के बाद। और वृद्धि कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसमें जो वृद्धि हो रही है, चक्कर के साथ जो वृद्धि होती जा रही है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपये लिया और 2% की उस पर दर पर लिया, तो 100 रुपये लिया 2% की दर पर, मतलब 1 साल के लिए 100 रुपये का मिश्र धन कितना हुआ, 102 रुपये। ठीक है, 100 प्लस 100 पर कितना परसेंट की दर है, 2% की, तो 100 का 2% कितना होगा, 2। तो ये 100 प्लस 2 ये अमाउंट, ये क्या हो गया, मिश्र धन। तो 1 साल के बाद अब जो ब्याज लगेगा अगला चक्रवृद्धि ब्याज में, वो किस पर लगेगा, 102 रुपये पर लगेगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या हो रहा था कि ब्याज सिर्फ मूलधन पर लग रहा था, भले ही समय 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसमें जो ब्याज लगता है हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर। और इसमें जो ब्याज लगता है, आप जो है जितने समय एक साल के बाद में, या मूलधन प्लस ब्याज मिला करके फिर वो अगर साइकिल कंप्लीट होती है तो फिर लगने वाले मिश्र धन पर जो ब्याज लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। 102 रुपये पर जो ब्याज लग रहा है अगले साल, ठीक है, अब 2% की दर से लग रहा है। फिर इसके बाद जितना अमाउंट होगा बढ़ जाएगा, फिर से 2 साल बाद फिर जितना अमाउंट होगा फिर उस पर जो ब्याज लगेगा। तो ये जो है समय के साथ ये ब्याज का मान जो है वो बढ़ता जाता है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी सिंपल वैसा ही है जैसा साधारण ब्याज के लिए है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कैसे निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा है किसी निश्चित समय अंतराल के लिए, उसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पलट के लिख दिया है कि मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट जो है उसमें से मूलधन को अगर आप घटा दोगे ये जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ए माइनस पी करना रहेगा आपको उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो भी साधारण ब्याज से अलग होता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है कि हर एक टाइम पीरियड के बाद में क्या हो रहा है, जो ब्याज है वो मिश्र धन पर लग रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो, जैसे हम मान लीजिए इस फॉर्मूले की बात करें तो CI, अगर A बराबर बात करें कि मिश्र धन, अगर हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, चक्र पूरा नहीं आ पाया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो A बराबर जो फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 और होल की पावर n। यहाँ पर जो है A क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है, P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है जिस दर से ये ब्याज लग रहा है। तो ये तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए है। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो CI बराबर
ए का मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 होल की पावर n माइनस यहाँ पर P, तो P दोनों में से कॉमन आ जाएगा, P अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 होल की पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन को, चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए n हमने यूज़ किया था किसके लिए, 1 साल के लिए। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए n हमने यूज़ किया था वो 1 साल के लिए था फॉर्मूला। अगर हम 1 साल से कम की, मतलब जितने भी टाइम पीरियड की बात करें, हम मान लीजिए हम 6 महीने की बात करें, तो हर 6 महीने बाद क्या होगा, हर 6 महीने में मूलधन पर ब्याज जुड़ेगा और फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो लगने वाले मिश्र धन पर लगेगा। तो ये 1 साल में 2 बार लगेगा। तो अगर छमाही की बात हो रही है, प्रति छमाही की, वो प्रतिवर्ष के लिए, मैं एक बार फिर से ये प्रतिवर्ष वाला फॉर्मूला लिख दे रही हूँ कि A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 होल की पावर n। और अगर प्रति छमाही की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर इंटू 2। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रति तिमाही, अगर मैं बात करूँ प्रति तिमाही, तो 3-3 महीने बाद जो है ब्याज की दर वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाएगा हर 3 महीने के बाद। तो प्रति तिमाही मतलब साल में कितनी बार चेंज होगा, 4 बार। तो यहाँ पर जो है A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 होल की पावर 4n। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला है, हम देख रहे हैं कि 1 साल के लिए n आ रहा है, 2 साल के लिए यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, क्योंकि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा था, 1 साल में 2 बार लग रहा था। अगर हम प्रति तिमाही की बात करें तो 1 साल में 4 बार लग रहा है। तो ये जो है अगर हम इसके लिए जनरल फार्मूले की बात करें तो जो जनरल फार्मूला है वो है A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, और यहाँ पर जब n करते थे तो n इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो जितना आप, अगर हम बात करें 1 वर्ष की, प्रतिवर्ष की बात करें तो उसके लिए t बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर हम किसकी बात करें, प्रति छमाही की बात करें तो उसके लिए t बराबर कितना होगा, 2 होगा। अगर हम प्रति तिमाही की बात करें तो उसके लिए t का मान कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर 1 साल के अंदर भी ब्याज की दर मतलब जो ब्याज है वो चेंज होता जा रहा है, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगली चीज़ है कि अगर आपको इस चीज़ को मतलब भिन्न के रूप में दर दी हुई है, जैसे नहीं सॉरी भिन्न के रूप में समय दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपकी बुक में ही जो एग्जांपल है 2 सही 1/3, तो 2 सही 1/3 यहाँ पर जो है ये तो कंप्लीट 2 साल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब ये क्या है, 1/3, मतलब 1 साल के अंदर की बात हो रही है, तो 1/3, तो यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3, तो ये जो है फॉर्मूला इसका जो है चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को जो है फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना है, पहले तो फॉर्मूला P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अगर पूर्णांक संख्या है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये जो है फ्रैक्शन संख्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 3 इंटू 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये
ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/3 n/3। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, अगर मान लीजिए ब्याज की दर पहले दूसरे तीसरे साल में बदल रही है, ब्याज की दर चेंज हो रही है। मान लीजिए पहले साल के लिए ब्याज की दर है R1%, दूसरे के लिए है R2%, तीसरे के लिए है R3%। तो ये जो फॉर्मूला होगा हर एक साल के लिए चेंज हो रहा है मान, तो फॉर्मूला A बराबर B 1 + R1/100। ये तो पहले साल के लिए निकल गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे साल के लिए, अब इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो बढ़ता है। तो दूसरे साल के लिए जो मान है 1 + R2/100, टाइम पीरियड 1 है। तीसरे साल के लिए 1 + R3/100। तो इस तरीके से जो भी हमको ब्याज की दर अलग अलग दी होंगी इस फॉर्मूले में रख करके, और हमें क्या निकालना है, टोटल चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। अगला आ जाता है, इसमें भी जो किस्त निकाली जाती है उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें भी जो किस्त निकाली जाती है, अभी हमने जो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला था उसी के बेसिस पर ये उसको 1/, कर दिया जाता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है, आप डायरेक्ट फार्मूला, वैसे ये फार्मूला, इस तरह के फार्मूले बहुत ही कम पूछे जाते हैं। सिंपल जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं इसमें, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी क्या होगा कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी से कुछ रुपये उधार लेता है तो प्रति तिमाही, छमाही या एक निश्चित समय अंतराल में कुछ रुपए वापस करेगा, तो वो जो राशि वापस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी किस्त बोलेंगे। तो इसको निकालने का जो तरीका है 1 + 100/100 + R। फिर इसके बाद ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ पर दी हुई थी इससे पहले वाले फॉर्मूले में, 1 + 100 + R⁴। इसको हम जोड़ते जाएंगे यहाँ पर प्लस कर करके, और अप टू n, जितने समय के लिए ये बात हो रही होगी, अप टू 100 + 100 + R अप टू n। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पहले साल के लिए जो अमाउंट, जो मिश्र धन है, ये दूसरे साल के लिए जो मिश्र धन, तीसरे साल के लिए जो मिश्र धन है, इसमें सबको, क्योंकि मिश्र धन पर ही क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो पहले साल का कितना है, दूसरे साल का कितना है, तीसरे साल का कितना है, मतलब एक्चुअल में अभी इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा था चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए, वो क्या था, 1 + R1/100। तो आप अगर यहाँ पर देखें, सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ मैं, 100 + R1/100। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम जो है, ये हो जाएगा 100/100 + R1। तो ये जो है पहले साल का हो गया। भाई इसी चीज़ को मैंने चेंज करके लिखा है, हम इस चीज़ को ऐसे, क्योंकि ये पलट के लिखेंगे तो यही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 100/R1/100 हो जाएगा। मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो ये पहले साल के लिए कितना हो गया, जो मिश्र धन है वो हो गया। फिर जो है प्लस दूसरे साल के लिए कितना है, प्लस तीसरे साल के लिए कितना है। तो इस तरीके से जो है सब कुछ क्या करते जाएंगे हम, नीचे यहाँ पर जोड़ते जाएंगे, और ऊपर हमारा मूलधन तो वही रहेगा जितना अमाउंट उसने लिया था। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसको मिनिमम कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि ये P/100 100/R, P कॉमन रहेगा। अगर आप वैसे भी देखना चाहो तो दूसरे साल के लिए 100/100 R2, ये जो भी है आपका 2, इस तरीके से जो है इसी चीज़ को यहाँ पर जोड़ करके लिख दिया, जोड़ करके लिखा है। तो किस्त निकली है उससे कि हमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ जो एक 4th उसका डाउट था वो मैं आपको डिस्कस कर दूँगी ग्रुप में, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो उसको करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको डिस्कस किया जाएगा।